हम्म, तो चलिए बच्चों, आज हम हमारे अपने पाठ को आरंभ कर देते हैं। और आज के इस पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं अव्ययी भाव समास, यानी हम अव्ययी भाव समास से पढ़ रहे हैं। और इस अव्ययी भाव समास के क्रम में हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है? हमने यथा पढ़ा है पिछले पाठ में, और उसके पहले हमने अनु पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सह, यानी सह इस पद के साथ इस प्रकार से हम अव्ययी भाव समास कर सकते हैं। तो ये भी कुछ कठिन नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये जो सह है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है साथ या फिर सहित। अंग्रेजी में बोला जाए तो विथ, ये अर्थ होता है सह का। तो सह अव्ययी भाव समास ये है। अब दूसरी बात यह है कि जब भी हम सह अव्ययी भाव समास करते हैं संस्कृत में, जब उसका विग्रह करते हैं, तो विग्रह के समय पूर्व पद की विभक्ति कौन सी होती है? तो इसमें पूर्व पद की विभक्ति तृतीया होती है। जैसे कि इससे पहले हमने अनु देखा था, तो अनु के संदर्भ में पूर्व पद की विभक्ति थी षष्ठी। उसके बाद यथा हमने सीखा था, तो यथा के संदर्भ में पूर्व पद की जो विभक्ति थी वो थी द्वितीया। तो जब हम सह ये अव्ययभाव समास लेते हैं, तो हमारे पूर्व पद की विभक्ति इसमें तृतीया होती है। ये हमें ध्यान रखना। हाँ बोलो बेटा। तो वो भूमि का कॉल आया, उसने बोला कि वो दोनों डिवाइस से ज्वाइन नहीं हो पा रही, पता नहीं क्यों। एक मिनट, यहाँ मुझे वेटिंग रूम में भी तो कोई नहीं दिख रहा है। तो उसका डिवाइस का प्रॉब्लम है, तो उसने आपको बताने का बोला था बस। ठीक है, अब हम कर भी तो कुछ नहीं सकते। कोई बात नहीं, उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। हाँ। तो हम सीख रहे थे सह अव्ययी भाव समास। सह का अर्थ मैंने आपको बता दिया, और पूर्व पद की विभक्ति तृतीया भी, ये भी मैंने बता दिया। अब ये किस प्रकार से काम होता है, तो चलिए हम एक उदाहरण से इसको देखते हैं। तो इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। सैनिक, सैनिक सशस्त्रम रणांगणम गच्छति। या फिर अब यो रणांगण, रणांगण शब्द का अर्थ आप लोगों को नहीं समझाऊंगा। तो युद्ध भूमि गच्छति, ये आसान शब्द है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं सैनिक सशस्त्रम युद्ध भूमि गच्छति। तो यहाँ पर सशस्त्रम ये सह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अब आपको इसका विग्रह करना है, तो कैसे आप करेंगे, तो देखिए समझिए। तो इसमें किस शब्द के साथ ये हमारा अव्ययी भाव समास हुआ है? तो वो हुआ है शस्त्र, इस शब्द के साथ। अब शस्त्र यहाँ पर पूर्व पद बनेगा। तो पूर्व पद की विभक्ति हमने कौन से बताई? तो तृतीया बताई। तो शस्त्र को तृतीया हम लगाएंगे, शस्त्रेण। अब जब सह अव्यय भाव समास होता है, तो यहाँ पर उत्तर पद जो हम लिखते हैं, अब भले यहाँ पर स लिखा है, लेकिन हमें उत्तर में लिखना है सह अथवा सहितम। इन दोनों में से कोई भी एक चलेगा, हम दोनों को लिखेंगे। शस्त्रेण सह अथवा शस्त्रेण सहितम। तो सैनिक सशस्त्रम युद्ध भूमि गच्छति। इसके का अर्थ यह है कि सैनिक शस्त्रेण सह युद्ध भूमि गच्छति। बच्चों बिल्कुल आसान सा ये उदाहरण था। सैनिक सशस्त्रम युद्ध भूमि गच्छति। सशस्त्रम का हमने विग्रह किया, सैनिक शस्त्रेण सह युद्ध भूमि गच्छति। अब इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ कि सैनिक शस्त्र के साथ युद्ध भूमि जाता है, यानी जहां पर लड़ाई हो रही है उस जगह पर वो जाता है।
तो बच्चों, क्या आपको ये उदाहरण समझ में आ गया? क्या इसमें कोई शंका, समस्या, प्रश्न है आपको? अगर हो तो पूछो। चलिए, बहुत बढ़िया। हम अब इसका अभ्यास करते हैं इसी प्रकार से और उदाहरणों के साथ। तो चलिए, मैं आप लोगों को प्रश्न दे रहा हूं। अब आप लोग मुझे उत्तर दीजिए। तो पहला मैं आप लोगों को प्रश्न ये कर रहा हूं। समास विग्रहम कुरुत, ये हम आप लोगों का प्रश्न है। तो आपको समास का विग्रह करना है। तो चलिए, मैं धड़ाधड़ आप लोगों को प्रश्न दे रहा हूँ। चलो। सीता स रामम वनम गच्छति। तो इसमें स रामम ये प्रश्न है। तो बताओ बेटा कि इसका क्या उत्तर लिखा जाएगा? प्रथा, बताओ। सीता रामेण सह या फिर सहितम वनम गच्छति। बिल्कुल सही। पूरा वाक्य किसी एक उत्तर के साथ बोलो। सीता रामेण सह वनम गच्छति। बिल्कुल सही। सीता रामेण सह, अथवा सहितम में चलेगा, वनम गच्छति। अगला प्रश्न है। चौरः, चोर का उदाहरण थोड़ा सा अच्छा उदाहरण देना चाहिए। यात्री सधनम गच्छति। अब देखो, यात्री गच्छति, यात्री का मतलब होता है जो यात्रा करता है, यात्रा करने वाला, सफर करने वाला, ट्रैवलर। अब ट्रैवलर जब भी जाता है तो बिना पैसे का तो जा सकता नहीं है, उसके पास पैसा तो होना चाहिए। इसलिए वाक्य लिखा है यात्री सधनम गच्छति। तो स्वर्णिम, बताओ इसका समास विग्रह क्या होगा? यात्री सधनेन गच्छति, सधनेन सह गच्छति। अरे रे, सधनेन सह गच्छति, ये तो गलत उत्तर हुआ। धनेन सह। धनेन सह, बिल्कुल। तो यात्री, देखो गड़बड़ नहीं करनी चाहिए कभी भी। यात्री धनेन सह गच्छति। हम्म, अगला प्रश्न। अर्जुन सकृष्णम सकृष्णम द्वारकां गच्छति। द्वारका से का हस्तिनापुर, हस्तिनापुरम गच्छति। हाँ। तो प्रथा, समास विग्रह करो। अर्जुनः कृष्णेन सह हस्तिनापुरम गच्छति। हाँ, अर्जुन कृष्णेन सह हस्तिनापुरम गच्छति। अगला प्रश्न। कुंती, कुंती सपुत्रम हस्तिनापुरम गच्छति। हम्म, चलो बताओ बेटा। कुंती पुत्रेण सह हस्तिनापुरम गच्छति। हाँ, देखो तुम्हारा उत्तर सही। कुंती पुत्रेण सह हस्तिनापुरम गच्छति। अब देखो बेटा, यहाँ पर परेशानी की ये बात है कि कुंती के एक पुत्र नहीं बल्कि तीन थे। कौन कौन?
युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, और साथ ही साथ जो माद्री थी उसके दो बेटे नकुल और सहदेव। तो माद्री तो सती चली गई थी, तो उनके जो दो बेटे थे माद्री के, नकुल और सहदेव, उनकी भी माता कुंती है, तो कुंती के 5 पुत्र हुए। तो इस संदर्भ में अब बताओ, क्या तुम्हारा उत्तर सही होगा? नहीं सर। उस लाइन अब बताओ। बता सकते हो? कुंती पुत्रैः सह हस्तिनापुरम गच्छन्ति। गच्छति, यहाँ पर पुत्र शब्द प्रथमा में नहीं है, तो गच्छन्ति नहीं आएगा। देखो, तुमने मुझे उत्तर दिया कुंती पुत्रैः सह, अरे ये क्या हुआ? हस्तिनापुरम गच्छति, तुमने ये उत्तर दिया गच्छन्ति। अभी जो गच्छन्ति है ना, गच्छन्ति किस हिसाब से चलेगा? तो इसमें देखिए वाक्य में कर्ता, कर्ता कौन है? कर्ता है कुंती, क्योंकि जाने वाली तो कुंती है। तो कुंती एक वचन में है ना, तो कुंती एक वचन होने की वजह से यहाँ पर गच्छन्ति नहीं आएगा, यहाँ पर गच्छति ही आएगा, क्योंकि कुंती जा रही है। कुंती किसके साथ जा रही है? तो कुंती पुत्रों के साथ जा रही है। समझ गया बेटा? हाँ अब सर। तो मैं तुम्हें अंग्रेजी से बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। कुंती इज गोइंग विथ हिज विथ हर सन्स। तो अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पर कुंती आर गोइंग ये सही होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? कुंती सिंगुलर। कुंती कुंती सिंगुलर, भले उसके साथ उसके 100 नहीं, 100 नहीं, 5, उनके कितने भी, उसके कितने भी पुत्र हो, 5 ही क्यों ना हो, कर्ण के साथ 6 क्यों ना हो, लेकिन जाने वाली कुंती के बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा होता कुंती एंड हर सन, तब यहाँ पर इज नहीं चलेगा, तब यहाँ पर आर लगेगा, आर गोई टू हस्तिनापुर, क्योंकि यहाँ पर कुंती और उसकी एंड आ गया, उसके पुत्र भी साथ मिल गए, तो बहुवचन हो गया। लेकिन हमारा जो वाक्य मैंने तुम्हें दिया था, कुंती गच्छति सपुत्रम हस्तिनापुरम गच्छति, तो यहाँ पर एक वचन ही रहेगा क्रियापद। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पुत्रेण सह हस्तिनापुरम गच्छति, वैसे लॉजिकली ग्रामेटिकली ये पहला वाक्य भी सही है, लेकिन संदर्भ की दृष्टि से ये दूसरा वाला वाक्य ही सही है। चलो तो आगे। हाँ बोलो बेटा। सपोज अगर ये टाइप में आया तो ऑप्शंस में इन दोनों में से एक ही दिया रहेगा ना, या फिर बोथ ए एंड बी ऐसे टाइप में दिया रहेगा ना, हाँ अगर हाँ दोनों रहे तो। हाँ बिल्कुल। तुम्हारे एक पाठ्य पुस्तक से एक उदाहरण देता हूँ। बुद्धिमती सपुत्रम पितृगृहम प्रति चलिता, उसके दो पुत्र थे ना, तो तुम्हारे पुस्तक में यह वाक्य है, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृहम प्रति चलिता, ऐसा ऐसा वाक्य है तुम्हारे पुस्तक में। तो उसी को मैंने थोड़ा सा बदलकर सपुत्रम कर दिया। तो प्रथा आप बताओ। बुद्धिमती पुत्राभ्याम सह पितृगृहं प्रति चलिता। हाँ, पुत्राभ्याम सह पितृगृहम प्रति चलिता। अब यहाँ पर तुमने पुत्राभ्याम ही क्यों लिया, पुत्रेण या फिर पुत्र ही क्यों नहीं लिया? क्योंकि
उसके चैप्टर मतलब हमें पार्ट से पता चलता है कि उसके दो ही बेटे हैं, हाँ, तो इसलिए द्विवचन। बिल्कुल सही। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि उसके दो ही बेटे थे, और साफ साफ हमें संदर्भ पता है कि यहाँ पर दो पुत्रों की ही बात हो रही है। चलो, स्वर्णिम तुम्हारी ये बात। छात्र। चलो बेटा, अब इसका विग्रह करो। छात्रः पुस्तकैः सह विद्यालयं गच्छति। बिल्कुल सही। छात्र पुस्तकैः सह विद्यालयं गच्छति। अब यहाँ पर तुमने अपना तर्क लगाया कि छात्र जब विद्यालय में जाता है तो उसके बस्ते में ढेर बहुत सारे पुस्तक होते हैं। इतने पुस्तक होते हैं कि बच्चे का बेचारा वो बोझ से बेहाल खराब हो जाता है। तो यहाँ पर बहुवचन तुमने बहुत अच्छे लॉजिक से लगाया। हालांकि अगर एक पुस्तक का अगर तुम्हें रेफरेंस मिले तो वहां पर पुस्तक न सह भी सही हो सकता है। चलो आगे अगला प्रश्न पूछा करो। शिक्षक। तो प्रथा, अब बताओ। शिक्षक सपुस्तकं कक्षां प्रविशति। शिक्षकः पुस्तकेन पुस्तकेन सह कक्षां प्रविशति। हाँ, देखो दोनों भी जगह पर तुम दोनों ने भी, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम दोनों ने भी बहुत अच्छे से अपना तर्क लगाया। दोनों भी वाक्यों में सपुस्तकम समान शब्द था, लेकिन दोनों का संदर्भ बदल जाने से एक जगह पर पुस्तक ही सह, दूसरी जगह पर पुस्तके न सह। ये आप लोगों ने बेस्ट आंसर दिए। मेरा मतलब यह है कि अधिक सही। हालांकि पहले जगह पर भी पुस्तक न सह ये सही हो सकता है, और दूसरे उदाहरण में शिक्षक पुस्तक ही सह कक्षा प्रविशति ये भी उत्तर संभव है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रसंगों में, अधिकाधिक प्रसंगों में कौन सा उत्तर सही है, ये विवेक आप लोगों के पास होना चाहिए, और आप दोनों ने भी इसको दिखाया सही तरह से। कभी कभी शिक्षक अपनी कक्षा में तीन चार पुस्तकें भी ऐसे बगल में लेकर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बार हमने क्या देखा है कि शिक्षक को कोई एक विषय पढ़ाना होता है तो उसी एक विषय की पुस्तक हो सकता है कि वो साथ में लेकर आए। और वो भी मैं आपको बता दूं कि वैसे तो जो गणित है, विज्ञान है, इतिहास है, या फिर बाकी सभी विषयों के जो शिक्षक है, वे आमतौर पर पुस्तक लेकर कक्षा में प्रवेश करते ही नहीं, उनको अनुमति ही नहीं होती है विद्यालय प्रशासन की तरफ से। जहां तक मैंने काम किया है विद्यालय में, केवल जो भाषा शिक्षक होते हैं, भाषा जो भाषा सिखाते हैं, उन्हीं को पुस्तक को साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति है, क्योंकि उनको पाठ पढ़ाना होता है, वो पाठ पढ़ना होता है, पढ़कर सुनाना होता है। अब भाषा शिक्षक भी जब व्याकरण पढ़ाते हैं तो वे भी पाठ्य पुस्तक लेकर कक्षा में प्रवेश नहीं करते हैं। तो ये आप लोगों ने बहुत सही से जवाब दिया है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो विषय है, विषयांश है सह अव्यय भाव समास, ये आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। इसका अर्थ मैंने बताया। सह का अर्थ है साथ, सहित या फिर विद। इसमें पूर्व पद को तृतीया विभक्ति लगती है, जिसका हमने पहला उदाहरण देखा था। सैनिकः सशस्त्रम युद्ध भूमि गच्छति। तो सैनिकः शस्त्रेण सह युद्ध भूमि गच्छति। उसी प्रकार से हमने कुछ उदाहरणों से अभ्यास किया, जैसे सीता स रामम वनम गच्छति, यानी रामेण सह। यात्री स धनम गच्छति, यानी यात्री धनेन सह गच्छति। अर्जुनः स कृष्णम हस्तिनापुरम गच्छति, यानी अर्जुनः कृष्णेन सह हस्तिनापुरम गच्छति। कुंती सपुत्रम हस्तिनापुरम गच्छति। अब यहाँ पर पुत्रेण सह भी सही है, परंतु ये संदर्भ के अनुसार ठीक नहीं है। तो कुंती पुत्र ही सह, क्योंकि कुंती के 5 पुत्र हैं। हाँ, अगर किसी कहानी में
उनमें से किसी एक पुत्र को लेकर अगर कुंती हस्तिनापुर जा रही होंगी तो वहां पर कुंती पुत्रेण सह हस्तिनापुरम गच्छति, ये भी सही। बुद्धिमती सपुत्रम पितृगृहम प्रति चलिता, तो यहाँ पर बुद्धिमती पुत्राभ्याम सह पितृगृहम प्रति चलिता, क्योंकि पाठ में साफ साफ हमें संदर्भ मिलता है कि बुद्धिमती के दो पुत्र थे, वो पुत्र द्वयोपेता बुद्धिमती, ऐसा देखने को मिलता है। और ये वाला उदाहरण बहुत यूनिक था, बहुत ही अलग था। दोनों भी प्रश्नों में सपुस्तकम शब्द होने के बावजूद भी दोनों जगह की संदर्भ अलग अलग होने की वजह से दोनों का जो उत्तर है वो उत्तर अलग अलग आए हैं। और मजे की बात है कि दोनों जगह पर दोनों भी उत्तर सही है संदर्भ के अनुसार, लेकिन ये आपके बेस्ट उत्तर थे। तो हमने इस सह को सीखा। आपको अगर कोई प्रश्न है, शंका, समस्या, तो उसके लिए हमारे पास 1 मिनट बचा है, आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मेरे को बस एक छोटा सा सिंपल सा डाउट है, हम्म, इसमें आपने बाण का वो न यूज किया हम्म, और कुछ कुछ में नल का न, हाँ, वैसे टाइप में। तो हम्म, मेरे को वो कंफ्यूजन हो रहा कि मतलब बाण वाला न और दूसरा वाला न कब कब, मतलब। हाँ। तो एक को बाण वाला न कहते हैं, दूसरे को नल वाला न कहते हैं। हालांकि उन दोनों के शास्त्रीय नाम भी है। उसमें से जो बाण वाला न होता है उसका नाम है मूर्धन्य न, और नल वाले न का नाम है दंत्य न। और ये कब आते हैं, तो इसके लिए मैंने एक अलग से हमारी वेबसाइट पर एक लेख लिखा है। अ, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है बच्चों? हाँ सर, दिख रही है। हाँ सर। तो यहाँ पर बस आपको सर्च करना है नत्व विधान संधि, बस इतना आप सर्च करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। और अपने मैंने भी अपनी वेबसाइट पर लिखा है, कक्षा कौमुदी पर भी आपको मिल जाएगा। ये देखो, ये नत्व विधान आपको पहली लिंक मिल गई। तो इस लिंक पर जाओ। इस पर मैंने किस तरह से न, छोटे न से बड़ा न, बड़े न से छोटा न होता है, ये समझाया है। इसके रूल एग्जाम्पल के साथ ही समझाया है। और हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में मैं इसका वीडियो भी बनाकर रिलीज कर दूं, जो इसी पेज के अंदर में एम्बेड कर दूंगा, तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? हाँ, थैंक यू सर। चलो, तो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं, अगले पार्ट में पुनः मिलेंगे। बाय सर।